नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये मामला दो कंपनियों के बीच का है, सनायर होटल्स लिमिटेड मतलब एसएचएल और वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड यानी वीएलएस। इनके बीच एक होटल प्रोजेक्ट को लेकर सालों पुराना विवाद है। बिल्कुल, जो एक सामान्य व्यापारिक समझौता होना था वो शिकायतों और एफआईआर्स के एक कह सकते हैं जाल में उलझ गया। और यहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक एफआईआर पर कार्रवाई रुक जाए तो क्या लगभग उन्हीं आरोपों पर दूसरी एफआईआर दर्ज हो सकती है? सही। और इसी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला भी है, अनुराग भटनागर बनाम दिल्ली राज्य का। हाँ, 25 जुलाई 2024 का। तो चलिए आज इसी मामले की थोड़ी गहराई में जाते हैं। जरूर, समझते हैं एफआईआर की प्रक्रिया, खासकर सीआरपीसी की धारा 156(3) और ये लगातार एफआईआर्स वाला क्या पेच है। तो शुरुआत कैसे हुई? एसएचएल को होटल के लिए जमीन मिली थी, है ना? हाँ, जमीन मिली, पर पैसों की जरूरत थी, तो वीएलएस फाइनेंस ने मदद की पेशकश की। अच्छा। मार्च 1995 में एक एमओयू साइन हुआ। इसमें वीएलएस ने इक्विटी निवेश का वादा किया और साथ ही ये भी कि वो ऊंचे प्रीमियम पर एक पब्लिक इशू लाएंगे। लेकिन बाद में दिक्कतें शुरू हुई। हाँ, एसएचएल ने आरोप लगाया कि वीएलएस ने धोखा दिया। उनका कहना था कि वीएलएस को पता था कि सेबी नियमों के चलते इतने ऊंचे प्रीमियम वाला पब्लिक इशू लाना नामुमकिन था। ओहो, मतलब वादा खिलाफी और धोखे का आरोप। बिल्कुल। और फिर शुरू हुआ एफआईआर्स का सिलसिला। पहले किसने की एफआईआर? पहले वीएलएस ने एसएचएल के खिलाफ कई एफआईआर्स दर्ज कराईं। धोखाधड़ी वगैरह के आरोप थे, जैसे एफआईआर 90/2000, 99/2002। फिर एसएचएल ने भी जवाब दिया होगा। हाँ, फिर एसएचएल ने वीएलएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पहली थी एफआईआर 326/2004 कनॉट प्लेस थाना में। ये मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई थी, वो धारा 156(3) वाली। हाँ, वही। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोप वही थे, एमओयू तोड़ा, धोखाधड़ी की। लेकिन इस पर तो रोक लग गई थी शायद। सही कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में ही इसकी जांच पर अंतरिम रोक लगा दी और 2009 में वो रोक पक्की हो गई। अच्छा, तो वो एफआईआर तो एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। फिर एसएचएल ने क्या किया? बिल्कुल, उनके लिए ये एक झटका था। तो एसएचएल ने फिर से मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया दोबारा। हाँ, और फिर से धारा 156(3) के तहत एक और एफआईआर दर्ज करने का आदेश ले लिया। ये कौन सी एफआईआर थी? ये थी एफआईआर 38/2005 डिफेंस कॉलोनी थाने में। आरोप काफी मिलते जुलते थे, धोखाधड़ी, साजिश, शायद थोड़ा अलग फोकस रहा हो। और इस वाली एफआईआर पे कोई रोक नहीं लगी? नहीं, इस पर कोई रोक नहीं थी। जांच पूरी हुई और 2020-21 में चार्जशीट भी दाखिल हो गई। तो वीएलएस इसी एफआईआर को रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट गई थी। एकदम सही। वीएलएस चाहती थी कि ये एफआईआर 38/2005 रद्द हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुख्य कानूनी सवाल थे? पहला तो शायद यही होगा कि एसएचएल सीधे मजिस्ट्रेट के पास क्यों गई? पहले पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं था? 154(1), जरूरत पड़े तो एसपी के पास, धारा 154(3). और एसएचएल सीधे मैजिस्ट्रेट के पास चली गई। हाँ, कोर्ट ने इसे प्रक्रियात्मक अनियमितता कहा। मतलब प्रक्रिया में चूक तो हुई है, पर क्या? पर कोर्ट ने कहा कि ये इतनी बड़ी चूक नहीं है कि एफआईआर रद्द कर दी जाए। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत देखने पर संज्ञेय अपराध बनता है तो उनका एफआईआर का आदेश अवैध नहीं माना जाएगा। अच्छा, मतलब प्रक्रिया से ज्यादा अपराध के तत्वों पर ध्यान दिया गया। हाँ, कम से कम इस स्थिति में सिर्फ इस तकनीकी आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। दिलचस्प है। और दूसरा सवाल क्या था? क्या मजिस्ट्रेट ने वाकई सोच समझकर आदेश दिया था? वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाली बात? बिल्कुल। कोर्ट ने देखा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में लिखा था कि वकील को सुना और शिकायत को पढ़ा और पाया कि संज्ञेय अपराध बनता है। तो कोर्ट ने मान लिया कि विचार किया गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाता है कि मजिस्ट्रेट ने विचार किया था और निचली अदालत की संतुष्टि में हम दखल नहीं देंगे। ठीक है। और एक बहस ये भी होती है कि क्या ये मामला सिर्फ सिविल है या क्रिमिनल भी? व्यापारिक झगड़ों में अक्सर ये सवाल उठता है। सही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि देखो, एमओयू तोड़ने का मामला तो है ही, पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप भी हैं जिनमें आपराधिकता हो सकती है। और एक और बात, वीएलएस ने खुद भी तो इसी एमओयू पर एसएचएल के खिलाफ एफआईआर कराई थी। हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। इससे लगता है कि वीएलएस भी से सिर्फ सिविल मामला नहीं मानती थी। तो कोर्ट ने कहा कि अपराध हुआ या नहीं ये ट्रायल कोर्ट तय करेगा, सबूत देखकर। समझ गई। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। क्या ये दूसरी एफआईआर यानी 38/0/2005 एक गैर जरूरी लगातार एफआईआर थी
क्योंकि मिलती जुलती एफआईआर 326/2004 तो पहले से थी, भले ही रुकी हुई थी। हाँ, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आमतौर पर एक ही अपराध के लिए दूसरी एफआईआर नहीं होती, खासकर अगर पहली एफआईआर पर ट्रायल होकर फैसला आ चुका हो। धारा 360 सीआरपीसी यही कहती है, डबल जियोपार्डी। लेकिन यहाँ तो ट्रायल हुआ ही नहीं था। नहीं, पहली एफआईआर 3220/2004 पर तो हाईकोर्ट की रोक थी, जांच ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि आरोप मिलते जुलते हैं पर शायद एकदम एक जैसे नहीं हैं, पार्टियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, थाने भी अलग हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में, खासकर जब पहली जांच रुकी हो, दूसरी एफआईआर संभवतः चलने योग्य यानी मेंटेनेबल हो सकती है। अच्छा, मतलब पहली जांच रुकने से एक तरह का रास्ता खुल गया, कह सकते हैं। लगता है एसएचएल ने जानबूझकर दूसरी एफआईआर अलग थाने में कराई ताकि जांच तो आगे बढ़े। ये तो काफी अहम बात है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने वीएलएस की याचिका खारिज कर दी, यानी एफआईआर 38000205 बनी रहेगी। हाँ, एफआईआर 3800/2005 और मजिस्ट्रेट का आदेश दोनों बरकरार रहेंगे। अब मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा। तो इस पूरी बातचीत से मुख्य सबक क्या मिलते हैं हमारे सुनने वालों के लिए? देखिए, दो बातें साफ हैं। पहली, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में अगर कोई छोटी मोटी तकनीकी चूक हो जाए, जैसे सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना, तो एफआईआर हमेशा अवैध नहीं हो जाती। शर्त क्या है? शर्त यह कि मजिस्ट्रेट ने सोच समझकर आदेश दिया हो और पहली नजर में गंभीर अपराध बनता दिखे। दूसरी बात, एक ही विवाद पर दूसरी एफआईआर का मुद्दा जटिल है, पर यह मुमकिन है, खासकर अगर पहली एफआईआर पर जांच रुकी हो। कानून का मकसद न्याय देना है, पर प्रक्रिया का दुरुपयोग भी रोकना है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना जरूरी है। हाँ, और ये फैसला उन लोगों या कंपनियों के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है जो ऐसे लंबे विवादों में फंस जाते हैं जहाँ सिविल और क्रिमिनल दोनों पहलू हों और कानूनी प्रक्रिया धीमी हो जाए। ये सवाल उठता है कि ऐसे में न्याय और प्रक्रिया के बीच सही तालमेल कैसे बैठे।